नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस समय धर्म को लेकर के सियासत बहुत तेजी पे आगे बढ़ गई है। आज ही बागेश्वर धाम में सियासतदां का एक मेला सा लगने जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने घोषणा कर रखी है कि 13 फरवरी से 19 फरवरी तक महायज्ञ होगा और ये महायज्ञ जो होगा वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए होगा। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ हो रहा है, उसी में 121 लड़कियों की शादी की जाएगी और बागेश्वर धाम में जहां एक और संत महात्मा कथावाचक सब पहुंच रहे हैं, वहीं पर सियासतदां भी पहुंच रहे हैं। उमा भारती से पूछा गया, बताइए बागेश्वर धाम आप जा रही हैं? उन्होंने कहा कि वो तो मेरा बेटा है, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री उनका बेटा है। और कमलनाथ तो पहुंच रहे हैं। कमलनाथ माने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता। कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की, सब कुछ की। अब फंस इस बात में गए कि जहां पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वहां पर कमलनाथ पहुंचे तो निश्चित रूप से मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ हो रहा है। तो कमलनाथ ने अपना बचाव करते हुए सीधे तौर पर कहा कि नहीं, देश संविधान से चलता है, हिंदू राष्ट्र के नहीं। बल्कि एक दबी जवान से भी हो गया, कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार होता तो चीन को पहले ध्वस्त कर दिया जाए। मानी ये तक बातचीत हो गई। बहरहाल 2 दिन पहले नितिन गडकरी बागेश्वर धाम की चर्चा में आए, बीजेपी के कई नेता आ चुके हैं और जब से नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दी, क्योंकि वहां के एक अमरनाथ जी थे, वो लगातार प्रहार कर रहे थे बागेश्वर धाम, कर रहे चमत्कार दिखा रहे हैं, जादू टोना है, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। तब से वो और मुखर हो गए हैं और बार बार कहते हैं भारत में रहना है तो जय सिया राम कहना है। अब तो इन्होंने ये नारा लगाना शुरू कर दिया। बहरहाल बागेश्वर की राजनीति अलग और दूसरी ओर अरशद मदनी की जो राजनीति है, जिसमें वो ओम और अल्लाह को एक कह रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम संत महात्मा अब खुल करके बोलने लगे। लगता सीधे सीधे ये है कि जैसे कोई धार्मिक खिंचाव पैदा किया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम तो ओम अल्लाह एक है, जबकि तमाम मुस्लिम मौलाना और नेता ये बात स्वीकार नहीं करते हैं और ये तक कहा जा रहा है कि मदनी गलत है। और कहने वालों में कौन है? समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, वो खुद कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर देखा जाए तो ये बात बड़ी आपत्तिजनक है। मैंने वो मदनी के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो विरोध भी शुरू हो गया, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समाज में भी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं और लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए। एक और ये सियासत चल रही है, दूसरी ओर आप देखें तो इनसाइड स्टोरीज जब सुने
तो आप दंग रह जाएंगे। और दंग इसलिए रह जाएंगे कि अब्दुल्ला अंसारी चित्रकूट जेल में पत्नी को मिलने की पूरी छूट, और इतना ही नहीं बल्कि इतनी छूट कि जेल अधीक्षक के पास कमरे में दोनों जाते हैं, घंटों रहते हैं। लोगों को भनक न लगे इसलिए बाहर से ताला भी बंद कर दिया जाता है। अब वहां पर 8 जो वहां के अफसर कर्मचारी सब घेरे में आ गए हैं। बर्खास्तगी की बात शुरू हो गई है, सस्पेंड तो हो ही गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना क्यों? अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नवंबर 2022 में अब्दुल्ला जो थे वो पहुंचे चित्रकूट जेल। बस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने लगे महंगे गिफ्ट मिलने लगे, पैसा मिलने लगा, अनाप शनाप पैसा मिलने लगा। पहले नियमानुसार पत्नी से मुलाकात होती थी, अब खुल करके होने लगी। जेल से 300 मीटर की दूरी पर उनकी जो पत्नी है निकाहत ने किराए पर मकान ले लिया, और जब चाहती थी तब जेल में चली जाती थी मिलने के लिए। और कहते हैं महंगे गिफ्ट ही नहीं, एक अधिकारी को, ध्यान रखिएगा, एक अधिकारियों को तो लग्जरी कार गिफ्ट में दी गई, लग्जरी कार। और जी अब्दुल्ला की जो शादी हुई है वो भी शादी जब वो फरार था तब हुई है। बहरहाल जांच चल रही है, लेकिन ये सब चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं इरफान सोलंकी की। इरफान सोलंकी की और उनके जो साथ के पार्टनर हैं, 20 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि इरफान की बाहर भी बहुत संपत्तियां हैं, गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, यहां तक तो मुंबई तक की बात आ रही है। अब उन संपत्तियों पर भी नजर है, और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उनकी भी जब्ती होगी। उनके लोगों की घेराबंदी शुरू हो गई है। एक उनके साथी पूर्व पार्षद मन्नू रहमान के घर में छापा पड़ा, वो गायब हो गए। अब आज चर्चा थी कि कचहरी में वो आत्मसमर्पण करेंगे, भारी पुलिस फोर्स लग गया, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला क्या होने वाला है। ये हालात बने हुए हैं। इसी बीच जो शहरों के नाम की सियासत चल रही है उसमें एक बड़ा नया संबल आ गया। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक भाषण में लखनऊ का कनेक्शन भगवान लक्ष्मण से जोड़ दिया। अभी 2-3 दिन पहले ही भगवान लक्ष्मण की एक प्रतिमा भी वहां लगा दी गई है। अब सूत्रों का दावा है कि जल्द ही लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर हो जाएगा। अब इसमें कोई विलंब नहीं होगा। हालांकि विरोध हो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं, लक्ष्मण का नाम नहीं होना चाहिए, उदा देवी का नाम होना चाहिए, वीरांगना, लाखन पासी का नाम होना चाहिए।
क्योंकि लाखन पासी या पासी समाज, उदा देवी, उनका यहां से कनेक्शन रहा है। तो सियासत लखनऊ को लेकर के भी गरमा रही है। बहरहाल ये सब क्यों हो रहा है आपको भली प्रकार मालूम है। 2024 और 2024 जो है वो कहां कैसे करवट बदलेगा, ये देखने की बात है। लेकिन हम आपको आज फिर आगाह कर दें, अब 3 दिनों तक आपको सर्दी झेलनी पड़ेगी। जो पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चली हैं, उन्होंने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। यही कारण है कि तेज हवाएं चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, और लगता है कि सर्दी लौट आई है। अपने उत्तर प्रदेश में भी आज सुबह से ऐसा माहौल दिखाई दिया। तेज 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार पर ये जो है सर्द हवाएं चल रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे, उसके बाद धीरे 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 मौसम साफ होगा। तो जिन लोगों ने अभी गर्मी के कारण अपने गर्म कपड़ों को त्यागना शुरू कर दिया, कृपया सतर्क हो जाए। और ये जो सर्द हवाएं हैं, यह जो है सुबह और शाम को अपना रूप दिखाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो ये तेज हवाएं चली हैं, पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं आई हैं, जिनसे तापमान गिरना शुरू हो गया है, ऐसी स्थिति में हमें और आपको अपना बचाव भी करना है। तेज हवाएं निश्चित रूप से हमारे और आपके लिए परेशानी पैदा कर रही है। मानस को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, वो तो अपने पार्टी के एक विधायक पर ही जबरदस्त तरीके से बिफर गए। उनके पार्टी के विधायक है राकेश कुमार। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे पार्टी में रखा जाए या न रखा जाए, मैं विधायक बनूं या न बनूं, मैं मानस का विरोध नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। और जो लोग भी मानस का विरोध करेंगे, उनका मैं विरोध करूंगा। ये बात, और ये चर्चा में बना हुआ, अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, उससे माहौल शांत होने के बजाय और बिगड़ रहा है। आज हमारे कानपुर में एक नई शुरुआत हुई है। प्लास्टिक मुक्त संगठन ने 5100 परिवारों में रामचरित्र मानस पहुंचाने का फैसला किया है, और इसी के तहत आज जेएमडी चौराहा माने परमट के पास इसके संयोजक पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी ने मानस का वितरण शुरू कर दिया। और इस अवसर पर अनेक धार्मिक गुरु भी मौजूद थे। पनकी के महंत कृष्णदास मौजूद थे, सिद्धनाथ धाम के चैतन्य पुरी, अनेक नेता, नागरिक, अधिवक्ता, ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश, और सब ने
पुरजोर ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया और कहा कि इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। चेतावनी दी, अगर पार्टी से इनको नहीं निकाला गया तो वो दिन दूर नहीं जब पार्टी के दिन और गर्दिश में चले जाएंगे। जितना आप संभालेंगे उतना और गिरते जाएंगे। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बोवेल समिट सफल हो गया। इसके पीछे रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन। उनमें अपने नेताओं, मंत्रियों और नौकरशाहों को सक्रिय करने की अद्भुत कला और बरसों की मेहनत ऐसे नहीं हुआ है। तब कहीं 33 लाख करोड़ का जो निवेश है वो सामने आया है। अब इसे जमीन पर लाना है। कल इसका समापन हुआ। आज से लखनऊ में G20 जो भारत के लिए गौरव है, जिसे अध्यक्षता करने का एक सुअवसर मिला है, उसके 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो गया। सेंट्रल होटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 के DEWG का उद्घाटन किया। DEGW का मतलब डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, और इसमें 145 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं जो G20 देशों के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन करते हुए तकनीक को आज की महती आवश्यकता बताया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के पास कुल आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते सबसे युवा शक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है, और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण आधार एमएसएमई का बेस सही है, ऐसे 96 लाख एमएसएमई की यूनिट भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। ये देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी की जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह
भारत की कुल आबादी का लगभग हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग इतनी बड़ी आबादी के साथ में पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं और तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के वासियों को प्राप्त हो रहा है, यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अक्सर एक बात की शिकायत होती थी आज से 6 वर्ष पहले कि इसमें खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें ई-पॉस मशीन लगाई, ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कराने के बाद 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी प्रदेश को इसके माध्यम से हुई है। इसी प्रकार से जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।